एपिसोड 3। कई चेहरे हैं हर चेहरे के। इधर अपनी माँ की बात सुनकर ऋतु मुग्धा पर झपट पड़ती है और मुग्धा भी जोर से हुंकार भरती है। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। तभी एक जोरदार भारी आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ दोनों। मुग्धा और ऋतु दोनों पलटकर देखती है तो उन्हें सामने अपना भाई समीर खड़ा दिखाई देता है। समीर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर मुग्धा जवाब देती है, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने मना किया था ना। इतना सुनते ही समीर गुस्से से मुग्धा की गर्दन कसकर पकड़ लेता है। बदले में मुग्धा भी तेजी से समीर को धक्का देती है और समीर कांच की खिड़की से जा टकराता है। धक्का लगते ही छनाक की तेज आवाज के साथ कांच के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी समीर को ज्यादा चोट नहीं आती। 2-3 कांच के टुकड़े जरूर उसकी बाह में धंस गए थे, लेकिन जल्दी ही वो घाव अपने आप भर जाते हैं। घाव देकर क्या जताने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या तुम भूल गई कि चाहे हमें कितनी भी चोटें क्यों ना आए, घाव तो भर ही जाएंगे, माय डियर सिस्टर। एक शैतानी हंसी हंसते हुए समीर ने कहा, मैं ये चोट तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारी नीयत को कर रही हूँ। तभी दोनों ऋतु और समीर मुग्धा पर धावा बोल देते हैं। वही काफी देर से लड़ाई में ना जीत पाने की वजह से ऋतु पीछे से मुग्धा पर अटैक कर देती है। वो मुग्धा की पीठ पर चढ़ जाती है और अपनी नाखूनों से मुग्धा के चेहरे को बेरहमी से नोचने लगती है। उस वक्त ऋतु के नाखून बहुत ही ज्यादा पैने नजर आ रहे थे, जिससे मुग्धा के गालों पर कई जगह पर खरोंच के निशान उभरने लगते हैं। तभी मुग्धा ऋतु को एक जोर का झटका देती है और ऋतु एक बड़े से महोगनी लकड़ी के बने टेबल पर धड़ाम से जा गिरती है। गिरने की वजह से ऋतु कराहने लगती है। मुग्धा अकेली होने के बावजूद भी दोनों भाई बहनों पर भारी पड़ रही थी। मौका मिलते ही दोनों भाई बहन बराबरी से मुग्धा पर झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुग्धा उन्हें कभी चकमा देकर तो कभी धक्का देकर चित कर देती। तीनों लोग जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे और ये खून की प्यास ही मानो उनकी जिंदगी थी। पूरे कमरे में भूचाल सा आ गया था। फर्नीचर, चेयर, टेबल एक एक करके टूटते जा रहे थे। वही माया ये सब देखकर हैरान होने की जगह इस दृश्य को एंजॉय कर रही थी। वो आराम से बैठकर वाइन का मजा लेते हुए ये सारा नजारा देख रही होती है, जैसे उसके सामने कोई एंटरटेनिंग फिल्म चल रही हो। दूसरी तरफ मिहिर अपनी उसी फटेहाल हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। कुछ हवलदार और पुलिस वाले अपनी अपनी चेयर और मेजों पर बैठे बैठे तड़के सुबह ऊँघ रहे होते हैं। वहीं चौकी में आते ही मिहिर जैसे वहां हंगामा सा खड़ा कर देता है, जिस वजह से हवलदार हसमुख को मजबूरी में जमाई लेते हुए उठना पड़ता है। ओह, क्या हो गया भाई? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? और ये क्या हुलिया बनाकर रखा है तुमने? देखने से तो शरीफ भर के लगते हो। रास्ते में कहीं पीकर गिर तो नहीं गए थे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। आपके बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, मिहिर ने कहा। ओह, क्या दर्ज कराना है? मुझे बता दो, मैं बड़े साहब को बता दूंगा, हसमुख ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा देखा है जिसे सुनकर आपकी होश और नींद दोनों उड़ जाएंगी, मिहिर ने हवलदार हसमुख की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। क्यों? क्या किसी चुड़ैल को देख लिया तुमने? ये आवाज ऑफिसर दुर्गा प्रसाद की थी, जो अभी अभी मिहिर का शोर सुनने के बाद वहां आ पहुंचा था। दुर्गा प्रसाद को देखते ही सोते हुए हवलदार तुरंत उठकर खड़े होते हैं, अपने कपड़े और टोपी को ठीक करते हैं। वही मिहिर बोलता है, सर, मैंने कल रात जंगल में कुछ अजीब से लोगों को देखा, जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। अच्छा, अब तुम बोलोगे उनके बड़े बड़े दांत थे, अजीब सा भयानक और डरावना चेहरा था, दुर्गा प्रसाद ने मस्करी करते हुए कहा। जी सर, सही कहा आपने। उनके बड़े बड़े दांत थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, और उनका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि कोई भी उन्हें देखता तो डर जाता। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उनसे अपनी जान बचाकर भाग आया, दुर्गा प्रसाद ने कहा।
कितने पैक लगाए थे पिछली रात तुमने? ये पूरा खंबा ही चढ़ा लिया था। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। आप वहाँ मेरे साथ एक बार चलकर देखिए। हसमुख, जरा चेक कर दो, नशा तो नहीं किया ना इसने? मिहिर के मुंह की ओर इशारा करते हुए दुर्गा प्रसाद हंसने लगा और उसके साथ ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। मिहिर ने कहा, सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त रोनी भी गायब है, हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। लड़के, जो भी तुम्हारा नाम है, जाओ घर जाकर रेस्ट करो, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। और हाँ, हो सके तो पीना छोड़ दो, देखो अपनी हालत, कितनी चोट लगी है तुम्हें। और हाँ, असली दुनिया में भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता, दुर्गा प्रसाद ने सलाह देते हुए कहा। तभी मिहिर ने कहा, सर भले ही आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, मगर मैं खुद सबूत ढूंढ कर लाऊंगा, तब आपको मेरी बात पर यकीन होगा। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने मिहिर की बात को अनसुना करते हुए उसके शरीर पर आए चोट और उसकी बात करने के तरीके को ध्यान में रखकर हसमुख से मिहिर को पहले अस्पताल और फिर घर छोड़ आने के लिए कहा। मिहिर समझ गया था कि उसकी बातों पर यहाँ कोई भी यकीन नहीं करने वाला। हवलदार हसमुख ने मिहिर से कहा, चल आजा लड़के। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड विला के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों तरफ कोहरा घना था। हर ओर मरघट जैसे सूनेपन का एहसास हो रहा था। उस सन्नाटे के बीच चमगादड़ इधर से उधर उड़ते जा रहे थे। कहीं कहीं किसी सूखे पेड़ के कोटर में उल्लुओं का बसेरा था, जो जब तब अपनी डरावनी आवाज से माहौल की शांति को भंग करने की साजिश कर रहे थे। इसी बीच एक व्हाइट विंटेज कार धीमी रफ्तार से चलती हुई ओल्ड विला के गेट से एंटर होती है और आगे बढ़ने लगती है। ड्राइवर की सीट पर महंगे लिबास में एक आदमी बैठा होता है, जो शक्लो सूरत से नौजवान लगता है, लेकिन उसकी असली उम्र उसकी शक्ल पर नहीं लिखी, क्योंकि वो आदमी जानता है कि अपनी इस जवानी को बरकरार रखने के लिए उसने कितनों की जिंदगी चुराई है। यह आदमी कोई और नहीं, मिस्टर पृथ्वीराज शर्मा है। कार से निकलकर मिस्टर शर्मा ने नौकर को कार की चाबी दे दी। कार की चाबी मिलते ही नौकर समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। वो अपनी ड्यूटी बखूबी जानता है, क्योंकि उसके साहब हर हफ्ते ये काम उसके जिम्मे सौंपते हैं, जो बिना किसी सवाल के वो कर डालता है। व्हाइट विंटेज कार के बोनट पर लाल रंग के कुछ धब्बे नजर आ रहे थे, जो कोहरे की वजह से कुछ धुंधले से दिख रहे थे, लेकिन इससे ये नहीं छिप सकता था कि वो दरअसल में किस चीज के धब्बे हैं। नौकर ने डिक्की खोलकर उसमें से एक भारी सा मटमैला बोरा बाहर निकाला। मटमैले बोरे पर कई जगह खून के गाढ़े धब्बे नजर आ रहे थे। हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी नौकर को वो धब्बेदार बोरा उठाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बोरा उठाते ही नौकर के कपड़ों पर भी खून की लकीरें बनती जा रही थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, कई बार ये सब करने की वजह से। कोर्टयार्ड में पहुंचकर बोरे को एक तरफ रखकर नौकर एक जंग लगे फाफड़े से जमीन पर गड्ढा खोदने लगा। बोरे से खून लगातार रिस रहा था, गाढ़ा लाल खून। कार से निकलकर मिस्टर शर्मा जब विला के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी किसी दूसरे कमरे से आती चीखने और चिल्लाने की आवाजें मिस्टर शर्मा तक पहुंच जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी गैर मौजूदगी में वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसका रोका जाना उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। माया, मुग्धा, ऋतु और समीर को लड़ते हुए तब भी देखती जा रही है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो बीते वक्त के साथ ये सब और भी ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई के बीच का माहौल और भी ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा था। समीर लाख कोशिशों के बावजूद भी मुग्धा से लड़ नहीं पा रहा था। समीर को चोट बहुत आई थी, लेकिन उसके शरीर पर जख्म का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। वहीं काफी देर से लड़ने की वजह से अब मुग्धा भी कमजोर पड़ने लगी थी। न जाने कब मुग्धा दोनों भाई बहनों के बीच घिर गई और इसी बात का मौका उठाकर दोनों ने उसे दबोच लिया। मुग्धा की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन फर्क तो उन्हें पड़ता है जो नतीजों के बारे में सोचते हैं।
जो नतीजों का अंजाम पहले से ही जानते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं सताता। तभी एक तेज तर्रार आवाज कमरे में तैर जाती है। रुक जाओ, स्टॉप दिस इंसैनिटी। कमरे में मौजूद सभी लोग उस आवाज की ओर शॉक्ड होकर देखते हैं। अपने सामने अपने डैड को देखकर रितु ने कहा, आप बीच में मत बोलिए डैड, इस मुग्धा के साथ यही होना चाहिए। ऐसा कहकर रितु और समीर मुग्धा को वापस मारना शुरू कर देते हैं। तभी गुस्से में मिस्टर शर्मा जाकर रितु और समीर को खींचकर दूर फेंक देते हैं। दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वहीं पृथ्वीराज शर्मा मुग्धा को उठाकर प्यार से पूछते हैं, तुम ठीक हो मुग्धा? मुग्धा के जवाब देने से पहले ही समीर बोलता है, आप हमेशा की तरह उसकी साइड ले रहे हैं डैड। आपको पता है आज उसने क्या किया है? जस्ट शट अप समीर। मेरे विला में ना होने पर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। बेचारी मेरी बेटी। डैड, एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए, रितु ने डरते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। गुस्से से मिस्टर शर्मा बोल पड़े, अगर मेरी बेटी को तुम दोनों ने आगे से कभी भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर शर्मा जब रितु और समीर को डांट रहे थे तब माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेबस दिखने का नाटक करते हुए उसने मुग्धा को ताना मारते हुए कहा, ओह, वैसे बहुत ही नेचुरल एक्टिंग कर लेती हो तुम मुग्धा। मैं तो ये देख रही हूँ कि अपने डैड को देखते ही तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। क्यों? अब क्या हुआ? मारो, मुझे भी मारो। अपने भाई बहनों को तो तुमने छोड़ा ही नहीं, मुझे क्यों छोड़ोगी भला? जरा अपने डैड को बताओ तो सही कि तुमने आज क्या किया है। मिस्टर शर्मा ने गुस्से से माया की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्या हो गया माया? मुग्धा ने ऐसा क्या किया है जो तुम भी उस पर इतना भड़क रही हो? आप नहीं जानते पृथ्वी, इसकी वजह से हमें आज फिर से मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ इसकी वजह से हमारा एक शिकार हमारे हाथों से आज निकल गया और ऊपर से ये अपनी बहन ऋतु और भाई समीर पर ही गुस्सा निकाल रही थी। लेकिन अचानक से आपको देखकर मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। मुग्धा ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं डैड, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी अपनी बात को अधूरा छोड़कर माया चापलूसी करने लगी। आप ही बताइए, अगर यही सब चलता रहा तो हम एक दिन बेहद कमजोर पड़ जाएंगे और हमारा ये वंश खत्म हो जाएगा। मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये खुद से कोई शिकार नहीं ला सकती है तो कम से कम हमारे मामले में तो टांग ना अड़ाए। मिस्टर शर्मा उस वक्त माया की ओर एकटक देख रहे थे। तभी मुग्धा ने जैसे अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपने डैड से कहा, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप लोग इंसानों को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग अपना प्रॉमिस भूल गए। अगर आप लोग अपना प्रॉमिस नहीं रख सकते तो फिर मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए आप लोग इंसानों को कैसे अपना शिकार बनाते हैं, ये और उसका इंसानी फितूर। रितु ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मजबूरी में आकर हम में ही शामिल होना पड़ेगा। अपनी प्यास मिटाने के लिए तुम्हें भी इंसानों का शिकार करना पड़ेगा। और हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम मिहिर को मुझसे कब तक बचाओगी। इट्स माई चैलेंज। मुग्धा और रितु की आंखें इस बात पर एक दूसरे से टकराती हैं। उधर हवलदार हसमुख की मदद से पुलिस जीप से मिहिर अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने रतन मामा के साथ रहता है। मिहिर को ऐसी बुरी हालत में पुलिस जीप से उतरते हुए देखकर रतन को कुछ शक होता है। मिहिर के माँ बाप की मौत के बाद से मिहिर अपने मामा के साथ ही शिमला शहर में पिछले कई सालों से रह रहा है। घर के अंदर आते ही रतन मामा ने उस पर एक के बाद एक कई सारे सवालों की बौछार कर दी। मिहिर, तुम्हें पुलिस की जीप क्यों छोड़ने आई थी? पिछली रात तुम घर क्यों नहीं लौटे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अमावस की रात घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानते। मैं कितनी बार समझाऊं कि अमावस की रात घर से तुम्हारा बाहर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मिहिर चुपचाप अपने मामा की बात सुन रहा होता है। तभी रतन मामा पूछते हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं रात को एक फ्रेंड के घर रुक गया था और रास्ते में आते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उस पुलिस जीप ने मुझे बस आते वक्त यहाँ तक लिफ्ट दे दी, और कोई बात नहीं है मामा जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों मुझे अमावस की रात को आप बाहर नहीं जाने देती?
ऐसा क्या रिश्ता है मेरा और अमावस की रात का? रतन मामा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो चुप रहते हैं, लेकिन मिहिर बोलता है, मुझे बताइए मामा जी, आज मैं जानकर रहूंगा इस अमावस की रात का रहस्य।